यस बच्चों, तो हेडिंग डालते हैं आज हम लोग केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स। तो पहले समझते हैं एक्चुअली केमिकल काइनेटिक्स का मीन क्या है। ठीक है, तो यहाँ देखो बच्चों, जो मैंने वर्ड लिखा है केमिकल, तो केमिकल का मतलब पता है केमिकल रिएक्शन से, है ना। केमिकल का मतलब अपन क्या समझेंगे, सभी लोग समझेंगे ध्यान से। केमिकल का मतलब बच्चों है, हम जितनी भी केमिकल रिएक्शंस देखते हैं, ठीक है, वो सारी की सारी केमिकल रिएक्शंस के बारे में हम बात करेंगे। या काइनेटिक्स का जो मतलब है, हम इसे फिजिक्स से जनरली रिलेट करते हैं। काइनेटिक्स का मतलब बच्चों है वेलोसिटी। ठीक है, काइनेटिक्स का मतलब आपको समझना है क्या, वेलोसिटी। तो फिजिक्स से रिलेट नहीं करना है मुझे, ठीक है, मुझे रिलेट करना है केमिस्ट्री के रिएक्शंस के साथ। तो बच्चों हम वेलोसिटी को अपन यहाँ पे जनरली केमिस्ट्री के अंदर हम लोग इसे रेट यूज करेंगे। क्या बेटा टर्म यूज करेंगे, रेट। तो केमिस्ट्री के अंदर पहले हर एक टर्म को समझेंगे थोड़ा थोड़ा, और फिर हम आगे चलेंगे। सारी कॉन्सेप्ट को बताऊंगा, मैं छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, ठीक है, बहुत ही इजी मेथड से। तो काइनेटिक्स का मतलब बच्चों क्या है, वेलोसिटी। ठीक है, हम लोग इसको फिजिक्स में अधिक से अधिक पढ़ते हैं। ठीक है, और केमिस्ट्री के अंदर मैं से रेट वर्ड यूज करूंगा, रेट का टर्म यूज करूंगा, रेट बार बार बोलूंगा मैं से। और केमिकल का मतलब क्या है, केमिकल रिएक्शन है। ठीक। अच्छा, तो अब यहाँ से केमिकल काइनेटिक्स के अंदर एग्जैक्टली हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स एक पार्ट है बच्चों आपकी केमिस्ट्री का ही, ठीक है। और केमिस्ट्री में मैं बताऊं बेटा, आपका यहाँ पे जो फिजिकल केमिस्ट्री का सेक्शन है, ठीक है, फिजिकल केमिस्ट्री। अब इसके अंदर पहले तो मैंने वर्ड का मीन बताया। इस फिजिकल केमिस्ट्री का ये जो सेक्शन है, इसके अंदर हम लोग बच्चों पढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं रेट्स के बारे में। रेट्स मतलब बच्चों जो वेलोसिटी मैंने अभी आपको लिखी हुई है, ठीक है, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन की वेलोसिटी या किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट कितनी स्लो है, कितनी फास्ट है, मॉडरेट है, क्या बहुत स्लो है, या बच्चों वेरी स्लो है, या आपकी फास्ट है, किस तरीके से है। ठीक है, तो उसके बारे में अगर आपको जानना है तो केमिकल काइनेटिक्स को पढ़ना पड़ेगा कि भाई कोई भी केमिकल रिएक्शन चाहे ऑर्गेनिक की हो, इनऑर्गेनिक की हो, किसी भी सेक्शन की हो, ठीक है, अगर वो केमिस्ट्री से रिलेटेड कर रख रही है तो उसका मतलब उसका जो रेट स्लो हो सकता है, फास्ट हो सकता है, किस तरीके से वेरी स्लो हो सकता है, मॉडरेट हो सकता है। तो उन सब के बारे में अगर आपको जानना है, स्टडी करना है, तो हमें फिजिकल केमिस्ट्री को देखना पड़ेगा। दूसरा दूसरा बच्चों हम बात करते हैं कि जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है, भाई रिएक्शन में तो यही होता है, रिएक्टेंट से बेटा कन्वर्ट हो रहा है प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से बच्चों कन्वर्ट हो रहा है आपका रिएक्टेंट। तो जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में जब कन्वर्जन हो रहा है, तो यहाँ पे एक बच्चों टर्म आता है रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, जिसको हम लोग बहुत जगह पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर तो हर जगह आता है। ठीक है, वहां पे हर जगह टर्म इसका नाम लिया जाता है। तो जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं कार्बोकटाइन, कार्बेनाइन एज अ फ्री रेडिकल्स, नाइट्रीन, कार्बीन। तो वो सारे के सारे जो हैं, जो सारे के सारे आपका रिएक्शन इंटरमीडिएट्स हैं, वो फॉर्म कैसे हुए हैं, वो फॉर्म कैसे हुए हैं, ठीक है, उनका फॉर्मेशन वो किस तरीके से फॉर्म हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली मतलब समझ में आया कि रिएक्टेंट से क्या बना बच्चों, पहले पहले बना है आपका इंटरमीडिएट, और दिस इंटरमीडिएट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। तो क्यों ना हम रिएक्शन इंटरमीडिएट के बारे में भी जाने। तो हम लोग वहां पे फोकस करते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, बहुत जगह बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, आरडीएस स्लो स्टेप, हम बार बार टर्म यूज करते हैं। तो जो स्लो स्टेप है, जो आरडीएस है, इसमें नाम मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो रेट वो टर्म है, वो वेलोसिटी टर्म है, वो केमिकल काइनेटिक्स से ही रिलेट करता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है। तो ओवरऑल मैं अगर यहाँ पे समराइज करूं बच्चों, तो केमिकल काइनेटिक्स के अंदर मुझे क्या पढ़ना है, मुझे उन केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़नी है जिन केमिकल रिएक्शन की रेट स्लो है, फास्ट है, मॉडरेट है। पहली चीज इसमें, जिसमें सारी रिएक्शंस कवर हो जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट मुझे क्या पढ़ना है, मुझे ये पढ़ना है कि रिएक्टेंट किस तरीके से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। लाइक समझ में आ रहा है, यस। तो उस आरडीएस के बारे में मुझे जानना है, मुझे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के बारे में जानना है। ठीक है, तो इन सब चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, तो बेटा केमिकल काइनेटिक्स आपकी कवर हो जाएगी। तो देखते हैं, यहाँ पे एक मैथमेटिकल टर्म लेता हूं मैं, ध्यान देना। तो मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ कि केमिकल काइनेटिक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम, या विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, या विद रिस्पेक्ट टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, हम लोग कहाँ पे स्टडी करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे बच्चों मैंने लिखा यहाँ पे ए रिएक्टेंट है, बी आपका प्रोडक्ट है, प्लीज समझना ध्यान से। अभी ए यहाँ पे आपका क्या है बच्चों, ए आपका रिएक्टेंट है और बी आपका यहाँ पे प्रोडक्ट है, करेक्ट।
मैंने बच्चों क्या बोला, यहाँ से ध्यान से सुनना। मैंने बोला टी इज इक्वल टू जीरो, टाइम जीरो है। आपको मैंने क्या करा, ए रिएक्टेंट है, कुछ इसका अमाउंट है, मैंने आपको लाके दिया। बी आपका प्रोडक्ट, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है। तो ए का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों मान लेते हैं सपोज सपोज स्मॉल ए है, तो बी बेटा प्रोडक्ट है, उसकी वैल्यू कितनी होगी, जीरो। ध्यान से समझना, मैं डिफरेंशिएट करना चाहता हूँ केमिकल इक्विलिब्रियम है और केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल इक्विलिब्रियम और केमिकल काइनेटिक्स में डिफरेंस क्या है वो समझना, में यही समझ में आ जाएगा। मैंने बच्चों बोला है टी इज इक्वल टू टी वन, तो यहाँ पे क्या वैल्यू हो जाएगी, ए माइनस एक्स वन। सपोज यहाँ से ए में से एक्स पार्ट बाहर चला गया, एक्स वन, तो यहाँ से एक्स वन का फॉर्मेशन हो गया। मैं बोलूंगी टी इज इक्वल टू टी टू टाइम बाद यहाँ से निकला है ए से, सपोज निकला है एक्स टू पार्ट, तो यहाँ से एक्स टू का फॉर्मेशन हो गया। मैं बोलूँ बच्चों यहाँ पे टी इज इक्वल टू टी थ्री, तो यहाँ से मैंने बोला कि सपोज एक्स ए माइनस एक्स थ्री, तो यहाँ से एक्स थ्री का फॉर्मेशन हो रहा है। ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल। इसी तरीके से रिएक्शंस प्रोसीड होती गई, रिएक्शंस प्रोसीड होती जा रही है। एक टाइम ऐसा आ रहा है जहां पे T इज इक्वल टू टी इक्विलिब्रियम आएगा, तो जहां बोलूंगा कि भाई A माइनस एक्स यहाँ से रिलीज हुआ है और ये आपका X का फॉर्मेशन हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब रिएक्शन स्टार्ट हुई है T इक्वल टू जीरो से, रिएक्शन चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। एक समय ऐसा आ रहा है जहाँ पे A और B दोनों का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों कैसा हो जा रहा है, इक्वल। कॉन्सेंट्रेशन कैसा हो जा रहा है, इक्वल हो जा रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? कॉन्सेंट्रेशन इक्वल हो रहा है, रेट आपका कांस्टेंट हो रहा है, ये आपको बात समझनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो टर्म है कि भाई ए में, यहाँ से ए में से एक्स निकला, एक्स का फॉर्मेशन हो गया है, ये टाइम मान लेते हैं टी इक्विलिब्रियम है। और इक्विलिब्रियम कंडीशन इज द मोर स्टेबल स्टेट, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन की। अब सुनना, मैं यहाँ पे मैथमेटिकली कुछ लिखने वाला हूँ, ध्यान से समझना। अगर बच्चों में लिखूं टी इज इक्वल टू जीरो से हमारा टाइम, टाइम जो हमारा टी से अधिक है और बच्चों टी इक्विलिब्रियम से कम है, प्लीज लिसन केयरफुली। जब हम बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स, तो पूरा केमिकल काइनेटिक्स जो चैप्टर है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वो बच्चों एग्जिस्ट करता है जब आपका टी इक्विलिब्रियम मतलब ये वाला टाइम, ठीक है। और टी इक्वल टू ये टाइम है, बात समझना। मतलब टी इक्विलिब्रियम से नीचे वाला टाइम, ये यहां से लेके यहां तक पूरा समझ लो। मतलब टी इक्वल टू जीरो से ऊपर आ जाओ, मतलब टी वन से कहानी स्टार्ट करो और बच्चों टी एन तक चले जाओ, लेकिन टी इक्विलिब्रियम पे मत जाना। तो ये बीच के जितने भी टाइम इंटरवल्स हैं वहां पे जो भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हो रहा है, आपको पता है टाइम बढ़ता जाएगा, टाइम के रिस्पेक्ट में कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट का कम होता जाएगा और धीरे धीरे बच्चों प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ये आपको मेरी बात समझ में आ रही है? यस। तो जहां पे टाइम जो ये जो टी है, टी टाइम अगर बच्चों एग्जिस्ट करता है जीरो और टी इक्विलिब्रियम के बीच में, तो इन सारे के सारे टाइम को बच्चों हम कहाँ पढ़ते हैं, किस चैप्टर में पढ़ते हैं, केमिकल काइनेटिक्स के अंदर हम स्टडी करते हैं। ऐसे टाइम को हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स चैप्टर के अंदर। बिल्कुल सही। दूसरा, इक्विलिब्रियम कहाँ से शुरू होता है? इक्विलिब्रियम बच्चों शुरू होता है जहां पे आपका जो टी इक्विलिब्रियम, ये टी इक्विलिब्रियम की वैल्यू लेस और इक्वल हो जाए। बात सुनना, टी इक्विलिब्रियम की वैल्यू बच्चों आपकी इक्वल हो जाए या आपकी कम रहे, किससे, जो हम टाइम यहाँ पे फिक्स करने वाले हैं, जिसपे वैल्यूज निकालने वाले हैं। इधर बच्चों वैल्यू होगी इंफिनिटी की। तो प्लीज ध्यान दो, एक ऐसा टाइम जिस टाइम पे आपका टी इक्विलिब्रियम की वैल्यू बच्चों इस टी से क्या हो, कम हो। मेरी बात समझ में आ रही है? या फिर इक्वल हो, ये दोनों टर्म मैं यूज कर रहा हूँ, इक्वल हो या फिर बच्चों इससे कम हो। और यहाँ पे टाइम आपका इन्फिनिटी, तो इनकी जो बीच के टाइम है, उस टाइम में जितने भी केमिकल रिएक्शंस आने वाले हैं, जितने भी केमिकल रिएक्शन पूरे नेचुरल के अंदर, पूरे वर्ल्ड में, पूरे एनवायरमेंट में चल रहे हैं, वो सारे के सारे बच्चों पढ़े जाएंगे केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर से। तो केमिकल इक्विलिब्रियम कहाँ पे एग्जिस्ट करता है? इस टाइम पे, इस रेंज में एग्जिस्ट करता है। केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल बच्चों कहाँ करेंगे एग्जिस्ट? इस टाइम में एग्जिस्ट करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी अभी। यस, यहाँ तक सभी क्लियर हुआ है? बताओ जरा। इट इज क्लियर? इजी, बिल्कुल इजी। टाइम समझ में आया? इक्विलिब्रियम को कहाँ पढ़ना है, बिकॉज इसके बाद केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्कस करूंगा मैं। बिल्कुल। यस। अब देखो, अब बच्चों बात करते हैं हम लोग कि जो केमिकल काइनेटिक्स हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन के बारे में बोला है। तो हमारी केमिकल रिएक्शन की बच्चों कुछ कैटेगरीज, तो उन कैटेगरीज को हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सबसे बच्चों की फर्स्ट कैटेगरी आती है, यहाँ से क्वेश्चंस कभी आते नहीं है लेकिन समझ लो थोड़ा सा। तो पहली बच्चों कैटेगरी होती है वेरी फास्ट रिएक्शन। फर्स्ट कैटेगरी इज वेरी फास्ट रिएक्शन। नाउ कम्स की वेरी फास्ट रिएक्शंस होती क्या है?
तो वेरी फास्ट रिएक्शंस बच्चों वो रिएक्शंस होती हैं जो भी आयनिक रिएक्शंस हो। प्लीज, जितनी भी बच्चों आयनिक रिएक्शंस होती हैं, हम लोगों ने हम लोगों ने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितनी सारी आयनिक रिएक्शंस पढ़ी हैं, ठीक है, जहाँ पे आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हो रही हो, जहाँ पे आयन एक्सचेंज रिएक्शन, बेसिक टर्म इज आयन एक्सचेंज, जहाँ पे आयन एक्सचेंज रिएक्शंस हो रही हो, पीपीटी का फॉर्मेशन हो रहा हो, वो सारी की सारी रिएक्शंस आपके बिल्कुल यहीं पे आती हैं वेरी फास्ट रिएक्शन के अंदर, ठीक है। यस, तो वेरी फास्ट रिएक्शंस आपकी, जैसे एग्जांपल दूं मैं, जैसे बच्चों लिया मैंने AgNO3, it is aqueous, now connect with NaCl, it is also aqueous। तो इन दोनों की बेटा रिएक्शंस हुई तो बहुत मतलब फ्रैक्शन ऑफ टाइम के अंदर ये बच्चों कन्वर्ट किस में हो जाएगा, AgCl बच्चों पीपीटी मिलेगा, व्हाइट पीपीटी मिलता है, हम लोग पढ़ चुके हैं, प्लस बच्चों यहाँ से आपका NaNO3 का फॉर्मेशन होगा। तो दिस इज आयन एक्सचेंज रिएक्शन, बहुत फास्ट रिएक्शंस है, फ्रैक्शन ऑफ टाइम्स के अंदर बेटा नैनो सेकेंड्स में ये फिनिश हो जाती है। अच्छा, दूसरी हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड कैटेगरी, सेकंड कैटेगरी इज मीडियम। मीडियम का मतलब बच्चों मॉडरेट बोल सकते हैं हम लोग, बेटर टर्म इज मॉडरेट, मॉडरेट रिएक्शंस। तो मॉडरेट रिएक्शन को हम कैसे देखते हैं बेटा, जितनी भी ना कोवलेंट रिएक्शंस हैं, प्लीज ध्यान दो, जितनी भी कोवलेंट रिएक्शंस हैं, कोवलेंट रिएक्शंस का मतलब क्या है कि भाई सब कुछ बॉन्ड ब्रेक करेंगे रिएक्टेंट की साइड से और कुछ बॉन्ड आपके फॉर्म होंगे बच्चों प्रोडक्ट की साइड, मतलब ओल्ड बॉन्ड आपके ब्रेक होंगे, कुछ न्यू बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जितने भी बच्चों कोवलेंट रिएक्शंस हैं, लगभग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 95% केमिकल रिएक्शन, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन वाली, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की 95% रिएक्शंस बच्चों मॉडरेट और मीडियम रिएक्शंस ही होती हैं। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर। जैसे एग्जांपल लेते हैं फटाफट से, मैंने बच्चों लिया है N2+O2, फॉर्मेशन ऑफ 2 moles ऑफ NO। मैंने सपोज यहाँ पे इसके एग्जांपल इधर लिया है, मैंने सपोज बच्चों यहाँ पे लिया है N2+3 moles ऑफ H2 एंड फॉर्मेशन ऑफ 2 moles ऑफ अमोनिया। ये भी मॉडरेट का ही पार्ट है। मैं अगर बच्चों बोलूँ यहाँ से PCl5, ठीक है, PCl5 ये बच्चों आपकी डिकम्पोज हो रही है PCl3 के अंदर और आपके Cl2 के अंदर। तो ये कुछ कॉमन रिएक्शंस हैं जो बेटा मॉडरेट रिएक्शंस को डिफाइन करती हैं, और इस पे क्वेश्चंस इतना नहीं आएगा कि पहचानो कौन सी मॉडरेट रिएक्शंस है, ठीक है, इतना घटे क्वेश्चन नहीं आ सकता है, सिर्फ मैं कैटेगरी को डिफाइन कर रहा हूँ, ठीक है, उसको समझ लेते हैं सिर्फ। तो लास्ट बच्चों कैटेगरी जो होती है वो होती है आपकी वेरी फास्ट रिएक्शन। वेरी फास्ट हो चुका है, मॉडरेट हो चुका है, नेक्स्ट इज वेरी स्लो रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन। तो वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब बेटा कुछ महीने के अंदर हो, कुछ मंथ में, कुछ ईयर्स के अंदर हो, है ना, ऐसा तो है नहीं कि एक दिन के अंदर फिनिश हो जाए, है ना, तो कुछ लंबा टाइम हो, लंबा ड्यूरेशन हो। मेरी बात समझ में आ रही है? कुछ लंबा टाइम हो। तो इसमें कुछ स्पेशल टाइप की रिएक्शंस आती है, कुछ स्पेशल टाइप की आपकी यहाँ पे रिएक्शन डिस्कस की जाती है, जैसे इंपॉर्टेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। यस, रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन का जो रस्ट पार्ट है ना, हम लोग पढ़ चुके हैं FeOH Fe2O3 और FeOH थ्राइस डॉट एक्स वाटर मॉलिक्यूल्स, हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है, रस्टिंग के बारे में। तो रस्टिंग बच्चों काफी लंबा एक्टिविटी है, लंबी फॉर्मा है, ठीक है, ये टाइम लेती है, टाइम टेकिंग होती है। तो दिस इज वेरी स्लो, कुछ महीने में हो, कुछ टाइम में हो। जब मैं इसके यूनिट्स की बात करूंगा तो यहाँ पे पर हावर्स नहीं आएगा, यहाँ पे पर मिनट नहीं आएगा, यहाँ पे पर ईयर्स आएगा, पर मंथ आएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? यस, तो ये बेटा हो गए हैं केमिकल काइनेटिक्स को समझने के लिए हमारी 3 टाइप की केमिकल रिएक्शंस। दैट इज क्लियर। अब हम चलने वाले हैं वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। नाउ कम्स सेकंड पॉइंट इज वेलोसिटी। वेलोसिटी, तो वेलोसिटी को बच्चों हम, वेलोसिटी मतलब वो रेट, तो रेट को बच्चों हम लोग यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एल, स्मॉल आर से, ठीक है, स्मॉल आर से करेंगे हम रेट को रिप्रेजेंट। तो देखो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, रेट अपन कैसे समझते हैं, एक टाइम के इंटरवल में, टाइम के रिस्पेक्ट में, अपन लोगों ने फिजिक्स में भी पढ़ते हैं ना, डिफरेंट टाइप के रेट्स वहां पढ़ते हैं, इंस्टेंटेनियस रेट पढ़ते हैं, ठीक है ना, हम लोग वहां पे एवरेज रेट के बारे में पढ़ते हैं। तो हमारी केमिस्ट्री के अंदर भी जो केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म हो रही हैं उनके भी अपने कुछ रेट हैं, उनके रिप्रेजेंटेशन है। तो बच्चों रेट को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ स्मॉल आर से, तो रेट आर इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ डेल सी डिवाइड बाई डेल टी। ध्यान दो, मैंने लिखा है डेल सी डिवाइड बाई डेल टी। इसका मतलब ये है कि बच्चों टाइम के रेफरेंस में, टाइम के रेफरेंस में, टाइम के प्रेजेंस में, या एक टाइम इंटरवल के अंदर वो जो आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो किस तरीके से कन्वर्ट हो रहा है, वो चेंज कैसे हो रहा है, उसको हम बोल रहे हैं डेल सी। डेल सी आपका चेंज है डिवाइड बाई डेल टी। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, चलो मैं इसको लिख सकता हूँ, टोटल चेंज, टोटल चेंज इन concentration
टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन पर यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, in unit time is known as rate। फिर से डिफाइन कर रहा हूँ, डेल सी बाई डेल टी जो लिखा है उसका एग्जैक्ट मीनिंग है टोटल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज होना पर यूनिट टाइम इज नॉन एज रेट। ठीक है, उसको मैं रेट बोल सकता हूँ। इसका मतलब यह है डेल सी डिवाइड बाई डेल टी। जैसे मान के चलो यहाँ पे रिएक्टेंट है, या आपका यहाँ से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, इसके कर्व को मैं अगर रिप्रेजेंट करूँ तो कर्व बच्चों देखो बहुत ही ईजी है। इससे कर्व कुछ इस तरीके से, मैं यहाँ पे रिएक्टेंट, ये आपका प्रोडक्ट, तो ये आपका रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये आपका प्रोडक्ट है। सी मैंने लिया है बच्चों बाई एक्सिस पे, एक्स पे लिया है मैंने टाइम। ठीक है, तो टाइम के रिस्पेक्ट में जो रिएक्टेंट है, जो मैक्सिमम इनिशियली ये टी इक्वल टू जीरो होगा, टी इक्वल टू जीरो पे बेटा, ये टी इक्वल टू जीरो पे रिएक्टेंट कैसा होगा मैक्सिमम, प्रोडक्ट बच्चों कितना था, जीरो, मैंने बताया था। धीरे धीरे बेटा टाइम बढ़ता गया, ये डिफरेंट टाइम इंटरवल्स आपको नीचे दिखाई देंगे एक्स एक्सिस पे, टाइम बढ़ता गया, तो रिएक्टेंट का बच्चों कॉन्सेंट्रेशन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है धीरे धीरे। और ये बच्चों क्या होगा, प्रोडक्ट कॉन्सेंट्रेशन आपका यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, आर एक डिफरेंट टर्म के अंदर, आर इज इक्वल टू रेट इज इक्वल टू डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई, नीचे लिख सकता हूं मैं टाइम टेकन, टाइम टेकन। इट इज क्लियर? मैं रेट को लिख सकता हूं कि डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइड बाई टाइम टेकन, मतलब रिएक्टेंट की रिस्पेक्ट में आपका रेट कैसे डिफाइन होगा कि भाई रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन तो मैक्सिमम होगा, भाई ग्राम अमाउंट जो भी होगा उसका मैक्सिमम होगा, वो धीरे धीरे टाइम के रिस्पेक्ट में डिक्रीज करेगा, रिएक्शन तभी तो प्रोसीड होगी। तो मैंने लिखा है विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट। इसी को मैं लिख सकता हूँ रेट को विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, कैसे लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे इक्वल टू करके इसी के बराबर में इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाई टाइम टेकन। ठीक है, टाइम टेकन मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ। सभी को बात समझ में आ रही है? इजी जा रहा है? नाउ इट इज क्लियर? ओके, अब बात करेंगे हम लोग इसके रेट के कुछ टर्म्स के, कुछ यूनिट्स को। तो डेल सी डिवाइड बाई डेल टी, ज्यादा को डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे, जितना पढ़ेंगे उतना बिल्कुल समझेंगे, क्वेश्चंस वहीं से आ जाएंगे बिल्कुल। इसके यूनिट्स के बच्चों बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, मोलरिटी, मोलरिटी पर सेकेंड, मोलरिटी पर सेकेंड लिख सकता हूँ। दूसरा मैं मोलरिटी को बच्चों लिख सकता हूँ मोल पर लीटर के अंदर, मोल पर इनवर्स लीटर, और यहाँ पे सेकेंड इनवर्स। और मैं इसको लिख सकता हूँ मोलरिटी पर मिनट के टर्म में लिख सकता हूँ। और लिख सकता हूँ बेटा मैं यहाँ पे मोलर पर डे लिखा है तो आपको समझ में आना चाहिए कि टाइम ज्यादा लगने वाला है। मोलरिटी पर हावर भी लिख सकता हूँ, आप पर ईयर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसका बेसिक यूनिट्स आपको यहाँ से क्या दिखता है, मोल्स तो बच्चों मोलरिटी से निकलता है, मोल्स कहाँ से निकलता है, मोलरिटी से ही निकलता है। तो इसका जो बेसिक यूनिट बच्चों हो गया है मोलरिटी टाइम इनवर्स, मोलरिटी टाइम इनवर्स। ये बात सभी को समझ में आ रही है? मोलरिटी टाइम इनवर्स इसका बेसिक, मतलब इनको मैंने स्टडी किया। यहाँ पे टाइम देखो, सेकंड है, पर मिनट है, डे है, आवर्स है, ईयर्स है, तो मैं बोल सकता हूँ कि बेसिक यूनिट इज द मोलरिटी टाइम इनवर्स। बिल्कुल सही है। इसमें फिक्स बच्चों टर्म कौन सा है, मोलरिटी। तो मोलरिटी बच्चों यहाँ पे होती है फिक्स्ड, फिक्स्ड का मतलब है मोल पर लीटर। तो मोल पर लीटर इज ए फिक्स्ड टर्म। मोलरिटी तो हर जगह है ना, ये देखो मोलरिटी है, ये भी मोलरिटी है, मोलरिटी है, मोलरिटी है, मोलरिटी है, तो मोलरिटी तो फिक्स है। बात समझ में आ रही है? टाइम ही बच्चों चेंज होगा, और टाइम कभी आपका सेकंड होगा, कभी मिनट होगा, कभी डे होगा, कभी हावर्स होगा, कभी ईयर्स होगा। इट इज क्लियर? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सभी को? यस। अब इसके बाद बच्चों हम बात करने वाले हैं इसके रेट की तरफ। रेट ऑफ रिएक्शन मतलब स्मॉल आर। इसको मैं डिफाइन करने वाला हूं कि हमारे जो रेट हैं केमिकल काइनेटिक्स के अंदर बच्चों वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट हमारा जो रेट आता है इट इज एवरेज रेट। फर्स्ट इज एवरेज रेट, जिसको बच्चों में रिप्रेजेंट करता हूं आर एवरेज से। ठीक है, आर एवरेज से। और सेकंड आपका होता है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, इंस्टेंटेनियस रेट, जिसको बच्चों में करता हूं रिप्रेजेंट स्मॉल आर इंस्टेंटेनियस से। ठीक है, ओके। समझते हैं, देखो इसके बारे में अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि इंस्टेंटेनियस रेस और बच्चों एवरेज रेट को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, क्या होता है ये तो समझते हैं, प्लीज ध्यान से देखना, मजा आएगा यहाँ पे। ठीक,
यस बच्चों, लिखा है मैंने आर एवरेज, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं। आर एवरेज इज इक्वल टू, मैं मॉड लगा रहा हूं, C2 माइनस C1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1। ये बेटा यहाँ पे रहेगा पॉजिटिव, बिकॉज मॉड लगाया है मैंने, तो एवरेज रेट है, जो एवरेज रेट के बारे में हम बात कर रहे हैं, इट मस्ट बी पॉजिटिव, बिकॉज मैंने मॉड लगा दिया है। और वो क्या है बच्चों कि टी वन टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C1 कॉन्सेंट्रेशन है, T2 टाइम पे कॉन्सेंट्रेशन बच्चों C2 है। इनका जो डिफरेंस होगा तो C2 माइनस C1 हम डेल C लिख सकते हैं, डिवाइड बाई दिस इज C1 है, यहाँ पे आपका T1। तो यहाँ पे मैं डेल्टा टी को लिख सकता हूँ T2 माइनस T1। आर एवरेज आपका यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? ये यहाँ पे बच्चों बात समझ में आ रही है? इट इज क्लियर? ओके। अब मैं बात करूंगा यहाँ पे इंसिस्टेंस रेट को। तो इंसिस्टेंस रेट को अभी मैं इसको मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? यस। तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ आर इंसिस्टेनियस, ग्राफ की हेल्प से समझाऊंगा आर एवरेज को अभी। तो आर इंसिस्टेनियस का मतलब क्या? आर इंसिस्टेनियस का मतलब यह है कि जहाँ पे डेल्टा टी की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो। डेल्टा टी टेंस टू जीरो, मतलब टाइम बहुत छोटा हो जाए। मैं ग्राफ से बताऊंगा, अभी ग्राफ से बताऊंगा आपको कि जहां पे टाइम आपका बहुत छोटा हो जाए, मतलब टेंस टू जीरो हो जाए, बिल्कुल सिमट के जीरो पे आ जाए, तो मैं लिख सकता हूँ आर इंसिस्टेनियस इज इक्वल टू, जहां पे आपका डेल टी टेंस टू जीरो और डेल सी डिवाइड बाई डेल टी। मैं इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट कर सकता हूँ, डेल सी डिवाइड बाई डेल टी। तो जब टाइम बहुत छोटा हो जाएगा तो उस केस में आपका जो डेल सी वाला टर्म है, मैथमेटिकल टर्म्स होता है, तो डेल सी और डेल टी बच्चों कन्वर्ट किस में हो जाएगा, डीसी डिवाइड बाई डी टी के अंदर। ये मेरी बात समझ में आ रही है? टाइम बहुत छोटा कैसे होगा, इसको देखो मैं बताने वाला हूँ, लिसन केयरफुली, ध्यान दो। जैसे मान के चलो मैं आर एवरेज के पहले कर्व को रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। आर एवरेज का कर्व देखो ध्यान से। मैंने बच्चों इधर लिया है मोलरिटी टर्म, प्लीज लिसन केयरफुली, इधर मैंने मोलरिटी लिया है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं टाइम सेकंड के अंदर, ठीक है, एक्स एक्सिस पे। यहाँ से समझ में आएगा, देखना ग्राफ से, देखना चैप्टर कितनी जल्दी खत्म होगा और आपको हर चीज समझ में आएगी एक करके। हो क्या रहा है ध्यान दो। यहाँ पे जीरो है टाइम, मैंने ग्राफ आपका जो रेक्टेंट का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से, ए जो रिएक्टेंट है वो कुछ इस तरीके से आपका यहाँ पे मूव हुआ है, ठीक है। ए आपका यहाँ से रिएक्टेंट है, उसका कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हुआ है। यहाँ मान लेते हैं बच्चों, यहाँ पे वैल्यू इसकी है 0.4, ठीक है, मोलरिटी, इट इज ए मोलरिटी टर्म। धीरे धीरे बच्चों यहाँ पे आए तो इस पॉइंट पे इसकी वैल्यू कुछ है। नेक्स्ट मैं इस पॉइंट पे गया, यहाँ से कुछ इसकी वैल्यू है, तो यहाँ मान लेते हैं कॉन्सेंट्रेशन, सपोज नाउ दिस इज 0.2। यहाँ मैंने मान लिया है कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी टर्म आपका 0.1। नीचे टाइम आपका जीरो है, इसको 10 लिया मैंने, यहाँ पे मैंने 30 ले लिया। बिल्कुल बात समझ में आ रही है? ग्राफ बिल्कुल इजी है। मैं जरा यहाँ से आर एवरेज को समझाना चाह रहा हूँ। तो आर एवरेज समझो, आर एवरेज, तो आर एवरेज में निकालना चाह रहा हूँ 10 to 30 सेकंड के बीच में। 10 to 30 सेकंड के बीच में मुझे आर एवरेज निकालना है। मेरी बात समझ में आ रही है? मुझे रेट निकालना है, रिएक्शन का एवरेज रेट निकालना है। आपका टाइम 30, ये 10 इक्वल टू टी इक्वल टू 30 से, टी इक्वल टू 10 से लेकर टी इक्वल टू 30, मतलब 30 और 10 के बीच का जो टाइम है, ठीक है। जब वो आपका टाइम पहले 10 सेकंड रहा होगा, पहले जीरो रिएक्शन स्टार्ट हुआ, फिर 10 पे आया, फिर 30 पे आया, तो 10 और 30 के बीच का मुझे एवरेज निकालना है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? तो बताओ बच्चों क्या वैल्यू होगी, क्या वैल्यू होगी, जल्दी से बताओ मुझे। यहाँ से आप निकाल सकते हो सामने कर्व से, तो कैसा होगा, ऊपर तो डेल सी आएगा, समझ में आ रहा है? तो चलो देखते हैं। तो कॉन्सेंट्रेशन में चेंज देखो बेटा, ये 10 का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन हो रहा है, ठीक है। 30 का मतलब ये हो रहा है, तो ये 0.2 यहाँ से 0.1, चेंज कितने का है बेटा, 0.1 का चेंज है, दिख रहा है। डिवाइड बाई नीचे टाइम, टाइम बस टाइम में तो डिफरेंस करते हैं, 10 यहाँ पे आपका 30, तो वो आपको 20 निकल के आ जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? मैं लिख सकता हूँ 1 डिवाइड बाई कितना, 200। इट इज क्लियर? 1 डिवाइड बाई 200। और नाउ दिस इज बेटा, यहाँ पे मोलरिटी है, यहाँ पे आपका सेकंड दे रखा है, तो दिस इज मोलरिटी पर सेकंड। इट इज क्लियर? मोलरिटी पर सेकंड, ये हो गया आपको एवरेज। बिल्कुल इजी, कुछ भी टफ था नहीं था। अब चले हम इंसिस्टेनियस की तरफ। यस, तो इंसिस्टेनियस की हम लोग बात कर रहे थे, तो आर इंसिस्टेनियस को हमने बच्चों रिप्रेजेंट किया था डीसी डिवाइड बाई डी। ये कन्वर्ट बच्चों कब होगा, जब टाइम इंटरवल बहुत छोटा हो जाए। जैसे टी इक्वल टू जीरो, मतलब बहुत छोटा होगा टाइम, तो जो आपका कॉन्सेंट्रेशन टर्म है, तो वो भी तो बच्चों आपका श्रिंक करेगा, उसकी वैल्यू भी तो आपकी डिक्रीज करेगी। मतलब मैं लिख सकता हूँ इसको टेन थीटा इज इक्वल टू, यही बच्चों क्या होगा, स्लोप। तो ये बच्चों इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे, ये जो मैंने लिखा हुआ है, ठीक है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। एक क्वेश्चन लेते हैं, समझ में आएगा। ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेता हूँ ग्राफ, और ग्राफ से समझने की कोशिश करते हैं। देखो मैंने बच्चों यहाँ पे एक ग्राफ लिया है, और इस ग्राफ से मैं
ए रिएक्टेंट था उसके कॉन्सेंट्रेशन को मैं लिखता हूँ कुछ इस तरीके से। यस, यहाँ पे मैंने ले लिया है 0, यहाँ पे मैं टाइम ले लेता हूँ टी सेकेंड इस तरफ, और ऊपर बच्चों में लूंगा यहाँ पे मोलरिटी टर्म, ठीक है, बाई एक्सिस पे। तो रिएक्शन बच्चों को जिस तरीके से प्रोसीड हुआ है, यहाँ से रिएक्शन लाइक दिस, इस तरीके से प्रोसीड हुई है, और यहाँ पे एक हमने क्या करा है, इस तरीके से स्लोप। यस, नाउ दिस इज अ स्लोप, करेक्ट। चलो अब देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ से अगर हम निकालेंगे रेट, तो इंस्टेंट रेट कैसे निकाला जाएगा। ये हो गया आपका स्लोप, और यहाँ पे आपका ए का जो रिएक्टेंट है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। इनिशियली मान लेते हैं जहाँ पे टच किया था इसकी वैल्यू थी 0.8 मोलरिटी, और फिर यहाँ पे मैं इस पॉइंट पे मान लूँ जहाँ पे कट कर रहा है, तो ये वैल्यू मान लेते हैं 0.5 मोलरिटी, यहाँ पे सपोज मान लेते हैं 0.1, और लास्ट में आपका यहाँ पे 0, और इस तरफ अगर मूव करें तो यहाँ पे ले लिया है मैंने 10, ये इसको टच कर रहा है, मतलब यहाँ ले सकते हैं हम लोग यहाँ पे 40, और नेक्स्ट यहाँ पे टर्म ले लिया मैंने सपोज 60। कैसे निकाला जाए? यस, बहुत ईजी है, कैसे निकालेंगे? मैं चलो यहाँ पे लिखता हूँ क्वेश्चन क्या पूछा गया। मैं पूछता हूँ रेट 40, 40 जो 40 क्या 40 मतलब ये सेकंड है, इस 40 सेकंड पे टी इक्वल टू 40 सेकंड पे रेट क्या हो? टी इक्वल टू 40 सेकंड, समझ रहे हो? टाइम बहुत छोटा हो गया। मैंने जो पूछा था ना पहले वाले क्वेश्चन में, 10 और 30 के बीच में पूछा था, है ना, तो टाइम इंटरवल था, तो मैंने 30 - 10 किया था, 20 आया था, मैंने उसको डिवाइड किया था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे टाइम यूं बच्चों बहुत छोटा होगा, और छोटा होने का मतलब एक पॉइंट पे आ गया, दैट इज द 40, मतलब एक इंटरवल नहीं रहा। लिसन केयरफुली, एक इंटरवल नहीं रहा, वो टाइम बहुत श्रिंक हो चुका है, और टाइम श्रिंक हो चुका है तो वहां पे जो रेट निकालते हैं वो इंस्टेंटेनियस, मतलब एक पॉइंट पे, एक इंस्टेंट पे, हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पढ़ते हैं ना, कि गाड़ी चल रही है, कार चल रही है, तो किसी एक पॉइंट पे निकालना है, किसी एक पॉइंट पे रेट निकालना है, दिस कॉल्ड इंस्टेंटेनियस, किसी भी एनी पॉइंट पे। और कहीं दो डिफरेंट पॉइंट के बीच में निकालते हैं, दिस एवरेज। बताओ, चलो क्या आंसर होगा इसका? यस, क्या दोनों का आंसर सेम होगा, और कैसे निकाला जाएगा? यस, यस, 0.1 डिवाइड बाई 40, नो, बाकी लोग बताओ। दिया, देखो मैं समझाता हूँ आप लोगों ने क्या गलत आंसर दे रहे हो मुझे। देखो बच्चों, हाँ, हाँ, लाइन लाइन ये टच कर रही है ना, यहाँ पे बताया ना मैंने, ग्राफ पूरा दिख रहा है। अच्छा, आपको पता है ये थीटा होगा, थीटा तो यही होगा ना, समझ में आ रहा है बच्चों? टेन थीटा को हम लोग फॉलो करते हैं, हम टेन थीटा को फॉलो करते हैं, ठीक है। तो नाउ क्वेश्चन इज दिस, अगर रेट मुझे निकालना है 40 सेकेंड पे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ बच्चों? मैं ये लिख सकता हूँ, ये जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म कहाँ पे है, बाई एक्सिस पे है, टाइम कहाँ पे है बच्चों, एक्स एक्सिस पे है। तो मैं क्या लिखूं बच्चों? ये फ्रंट पे क्या दिख रहा है आपको, थीटा के सामने वाला, बताओ, थीटा के सामने क्या दिख रहा है? अरे ये आपको हाइपोटेनस पता है, वो तो बाई एक्सिस पता है आपको, अरे यहाँ पे ट्रायंगल बन गया ना, हम उसकी हेल्प से निकलना चाह रहे हैं, थीटा के हेल्प से, ठीक है। अच्छा, हाइपोटेनस तो आपका ये हो गई ना, स्लोप वाला सेक्शन, ठीक है, एक बेस हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर हो जाएगा, मेरी बात समझ में आती है? तो यहाँ से ऊपर वाला ये वाला टर्म क्या होगा, यहाँ से लेके ये वाला टर्म बोल रहा हूं मैं, दिस इज डीसी, तो डीसी डिवाइड बाई नीचे वाला टर्म आपका डीटी, यहाँ 40 सेकेंड है, तो डीसी की वैल्यू में डीसी बाई डीटी, मतलब ये क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये क्या है आपका डीटी, डीटी मतलब एक्स एक्सिस, ये बेस है, इसका मतलब क्या होता है, टेन थीटा। और ये पता है कि नहीं, बताओ बच्चों, ये तो पता है ना, थीटा तो मुझे पता नहीं, छोड़ दो उसे। अरे भाई परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, ये तो पता है ना, मैं मैथमेटिक्स में नहीं जाना चाह रहा हूँ, आप समझ लो, परपेंडिकुलर डिवाइड बाई बेस। और परपेंडिकुलर की वैल्यू जल्दी से बताओ कितनी? परपेंडिकुलर की वैल्यू कहाँ पे, जहां पे स्लोप ने इसे कट किया, स्लोप ने इसको यहाँ पे कट किया बाई एक्सिस को, ध्यान लिसन केयरफुली, बाई एक्सिस को स्लोप ने कहाँ पे कट किया बच्चों, 0.5 से 0.0 से लेके 0.5 तक की पूरी वैल्यूज आपको लेनी पड़ेगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो बच्चों परपेंडिकुलर इज 0.5, हो गया। नीचे आ जाओ, बेस, तो बेस बच्चों क्या लिया जाए ये बताना है आपको, बेस कहां से कहां तक लिया जाए, ये इंपॉर्टेंट है। और ये पॉइंट मैं ले लेता हूँ इसको 90 सेकेंड, ठीक है। यस, तो बेस कितना, क्या बेस सिर्फ 40 तक लिया जाए, यहां से लेके यहां तक लिया जाए, या फिर 90 लिया जाए? आप लोग मैथमेटिक्स पढ़ते हो, बहुत सारे बच्चे फिजिक्स भी पढ़ते हो। यस बेटा, 40 नहीं लिया जाएगा, जो बच्चे 40 बोले हैं वो गलत आंसर है, हम इंसिस्टेंस की बात कर रहे हैं ना। यस, तो यहाँ पे आपका जो बेस है वो पूरा ही लिया जाएगा, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, ये पूरा ही लेना, 40 नहीं लेना, 40 ले लिया तो आप गलत आंसर कर जाओगे, ठीक है। तो ये पूरा टर्म, ये जो दिख रहा है, दिस इज ट्रायंगल पूरी तरीके से, ये देखो,
मैं पूरा डार्क कर दिया, अब और समझ में आ जाएगा। ये पूरा ही आपको लेना पड़ेगा, ठीक है। जिस पॉइंट पे टच किया है वो तो रहेगा ही, फिजिक्स भी पढ़ा होगा, यहाँ पे फिजिक्स में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं इसके ऊपर, ये पूरा का पूरा नीचे 0.5 डिवाइड बाई क्या 90 हो जाएगा बस। इसको सॉल्व कर लेना, यही आपका मोलरिटी पर सेकंड हो गया आंसर। अरे समझ में आ गया, बताओ जरा, इजी था क्वेश्चन, मजा आ गया सीरियसली। ओके, नेक्स्ट समझना। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं, बहुत बच्चों ने आंसर नहीं कर पाया, देखो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं लेकिन अब कर पाओगे, अब अगर आगे कभी क्वेश्चन आएगा आप कर पाओगे बिल्कुल। अब मैं बात कर रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ concentration of reactant and product। इंपॉर्टेंट है, समझते हैं ध्यान से अपन इसे। तो मैंने हेडिंग डाली है रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। बड़ा देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, अपन को आराम से पढ़ेंगे, ठीक है, एंजॉय करेंगे, मजे से पढ़ेंगे। भाई फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ही ईजी है, अपन को सिलेक्शन ले रहा है, ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहो, मजा आएगा डेफिनेटली, ठीक है। चलो एक लेते हैं यहाँ पे, देखना न्यूमेरिकल कैसे बनाऊंगा, कैसे सॉल्व करूंगा। न्यूमेरिकल बुक कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ मेरे दिमाग से मिलेंगे। चलो देखते हैं। मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है N1A प्लस N2B, ठीक है, और यहाँ से बच्चों फॉर्म वो है आपका M1C और प्लस आपका M2D। सपोज एक थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन ले लेते हैं बीच में कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। मैंने यहाँ पे इस तरीके से रिएक्शन कोई लिखी हुई है, उस रिएक्शन के रेट को डिफाइन करना है इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो कैसे किया जाए, तो बेटा मैं लिखूंगा रेट इज इक्वल टू, कैसे है आपने अगर पढ़ा होगा पहले भी, तो जिसका जो कॉफिशिएंट है N1 है, N2 है, M1 है, M2 है, तो जिसके बेटा कॉफिशिएंट है वो क्या करेंगे बच्चों, नीचे जाएंगे 1 डिवाइड बाई में। लेकिन जो रिएक्टेंट है बेटा वो नेगेटिव साइन के साथ डिफाइन किया जाएगा, नेगेटिव बिकॉज उसकी कॉन्सेंट्रेशन बच्चों डिक्रीज करेंगे, और इसका मतलब यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। प्लीज लिसन केयरफुली, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना है। पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब ये नहीं है कि उसके साथ नेगेटिव को चिपका के रखो हमेशा। बहुत सारे क्वेश्चंस में ऐसे कराऊंगा जहां पे रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव में दे रखे होंगे, तो हमें पॉजिटिव ही आंसर निकालना है, बिकॉज रेट तो पॉजिटिव होता है, रेट कभी नेगेटिव नहीं होता, आपको पता है। रेट कभी नेगेटिव होता है क्या, रेट कभी नेगेटिव होता है, रेट तो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन जो पॉजिटिव और नेगेटिव सिंबल आएंगे ना, भी बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस ऐसे आए हुए हैं कि जहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शंस आपका पॉजिटिव में दे रखे हैं, नेगेटिव में नहीं दे रखे हैं, तो बच्चे फंस जाते हैं। तो सुनो, नेगेटिव का मतलब यह है कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल डिक्रीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम बढ़ता जाएगा, ई भी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा, विद रिस्पेक्ट टू टाइम सीओडी का कॉन्सेंट्रेशन बच्चों बढ़ता जाएगा। तो नेगेटिव का मतलब क्या हो रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज, पॉजिटिव का मतलब कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज, बस इसका मतलब सिर्फ इतना ही है। कोई यहाँ पे बेटा मल्टीप्लीकेटिव डिफरेंस करना, एडिशन करना, ऐसा कोई मतलब नहीं है, ना ही पॉजिटिव का मतलब ना ही नेगेटिव का मतलब। ये बात समझ में आ गई। रेट लिखते हैं हम लोग, तो 1 डिवाइड बाई N1, यहाँ पे आपका क्या होगा, नेगेटिव टर्म यूज करेंगे बिकॉज मैं लिख रहा हूँ DA डिवाइड बाई DT। प्लीज लिसन कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को हम कैसे लिखते हैं, इज इक्वल टू माइनस 1 डिवाइड बाई N2 DB डिवाइड बाई DT, ठीक है, इज इक्वल टू पॉजिटिव 1 डिवाइड बाई M1 DC डिवाइड बाई DT, इज इक्वल टू पॉजिटिव में 1 डिवाइड बाई M2 DD डिवाइड बाई DT, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव के आपके टर्म समझ में आ गए होंगे यहाँ पे, ये पॉजिटिव टर्म है, ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है, यहाँ पे ये नेगेटिव टर्म है। तो नेगेटिव टर्म बच्चों क्या डिफाइन कर रहा है, नेगेटिव टर्म डिफाइन कर रहा है आपका डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट पॉजिटिव टर्म आपको डिफाइन कर रहा है कि इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो प्रोडक्ट के साथ होगा, ये रिएक्टेंट के साथ। तो नेगेटिव इज ओनली रिप्रेजेंट डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इट इज क्लियर, इट इज क्लियर। बताओ बच्चों, यहाँ पे बात समझ में आ रही है, ये बिल्कुल इजी है, समझ में आ गया। चलो बिल्कुल डन, परफेक्ट। नेक्स्ट, नेक्स्ट बच्चों मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ DA डिवाइड बाई DT। इसको मैं बोल सकता हूँ, क्वेश्चन में आ सकता है न्यूमेरिकल में, मैं न्यूमेरिकल बहुत सारे कराऊंगा अभी, ठीक है। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का कॉन्सेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो रहा है, डिसअपियरेंस हो रहा है। मैं अगर क्वेश्चन में बोलूंगा इस तरीके से लिखा होगा DB डिवाइड बाई DT, इसका मतलब होगा रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी। मैं यही बोलूंगा भाई बी का डिसअपियरेंस, बिकॉज ए बी क्या थे बच्चों, रिएक्टेंट, ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट थे।
कहीं अगर न्यूमेरिकल में ऐसे लिखा होगा डीसी डिवाइड बाई डीटी, इसका मतलब क्या समझना है, इसका मतलब है रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ, फॉर्मेशन या एपियरेंस, फॉर्मेशन बोलो या फिर एपियरेंस बोलो, फॉर्मेशन ऑफ सी, इस तरीके से बोल सकते हैं। मैं बोलो यहाँ पे डी डी डिवाइड बाई डी टी, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब वही होगा रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ डी या रेट ऑफ एपियरेंस ऑफ डी। समझ में आ गया, डी ए बाई डी टी का मतलब क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या है, ऑल आर क्लियर, सभी को समझ में आ गया। यस, बाकी इसके यूनिट्स बच्चों क्या होंगे, यूनिट्स आप देख सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है dx डिवाइड बाई dt, दैट इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ dA डिवाइड बाई dt। तो इसके यूनिट बच्चों होंगे आपके वही, ए आपका कॉन्सेंट्रेशन है, मोलरिटी में लूंगा, यस मोलरिटी पर सेकेंड, मोलरिटी, मोलरिटी मतलब मोल पर लीटर आ जाएगा इसमें, दैट इज ए कांस्टेंट टर्म, ठीक है। तो मोल लीटर इनवर्स और लास्ट में आपका सेकेंड इनवर्स, समझ में आ गया, ये बराबर साथ में रहेगा। अच्छा दूसरी बात बच्चों प्लीज सुनना ध्यान से, अगर क्वेश्चन में मोल्स ना दिया हो, क्वेश्चन में मोलरिटी ना दी हो, क्वेश्चन में ग्राम दिया हो, तो हम क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करेंगे, हम फटाक से उसको मोल्स में कन्वर्ट कर लेंगे और करेंगे हम लोग न्यूमेरिकल, सभी समझ में आएगा। तो मोल्स इक्वल टू बेटा फॉर्मूला फॉलो कर सकते हैं ना, ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट, सभी को पता है। तो ग्राम को हम क्या करेंगे बच्चों, मोल्स में चेंज करेंगे और फिर न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। पूरी बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात दिमाग में बैठ रही है। चलो बिल्कुल, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं ये तो कवर हो रहे हैं, न्यूमेरिकल्स ऐसे आने वाले हैं बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल, मतलब ट्रिकी होंगे, लेंथी नहीं ट्रिकी होंगे, ट्रिकी न्यूमेरिकल करो, दिमाग दिमाग जहां पे ज्यादा लगाओगे मजा आएगा। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से है N2 + 3 मोल ऑफ H2, नाउ फॉर्मेशन ऑफ 2 मोल ऑफ अमोनिया। इसी रिएक्शन मैंने सिंपल लिखी है, इसका रेट निकालते हैं। तो रेट बच्चों क्या होगा जल्दी से बताओ मुझे, मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस dN2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू, लिख सकता हूँ माइनस 1/3 dH2 डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूँ पॉजिटिव में प्लस 1/2 dNH3 डिवाइड बाई dt। बात समझ में आ रही है। अच्छा सेकंड रिएक्शन में लिखता हूँ, सेकंड रिएक्शन सपोज मैंने यहाँ पे लिखी है 1/2 A से B में कन्वर्जन हो रहा है, A से B में कन्वर्जन हो रहा है, तो इसका रेट बच्चों कैसे लिखा जाए, तो रेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस करेंगे 1 डिवाइड बाई 1/2 नीचे लिख लेते हैं, ये 1/2 दिख रहा है ना, 1/2 नीचे लिख लिया, तो dA डिवाइड बाई dt है ना, यस यहाँ से dB डिवाइड बाई dt वो पॉजिटिव, बिकॉज इट इज ए प्रोडक्ट, और ए आपका रिएक्टेंट तो नेगेटिव में होगा, और बाद में इसके 2 ऊपर पहुंच जाएगा, ठीक है, 2 को ऊपर लेके चले जाओ, तो क्या होगा माइनस में 2dA डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू dB डिवाइड बाई dt। समझ में आ रहा है पूरा टर्म, रिएक्शन के रेट को लिखना आ रहा है, बिल्कुल बन रहा होगा। क्वेश्चन आ जाए पहला, करोगे सॉल्व, चलो फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं सॉल्व करना। फर्स्ट क्वेश्चन, अभी तक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं, आप क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट। क्वेश्चन है बच्चों हमारा 2A + 3B फॉर्मेशन ऑफ 5C, ए भी आपके रिएक्टेंट है, सी आपका प्रोडक्ट है, गलती नहीं करनी है, ठीक है, न्यूमेरिकल है। मैं दे रहा हूं इफ रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ बी, बी का रेट ऑफ डिसअपियरेंस है बच्चों यहाँ पे 4 × 10⁻⁻⁴ मोलरिटी पर सेकेंड, मोलरिटी पर सेकेंड, जो मैं जैसा लिख रहा हूँ वैसे ही न्यूमेरिकल मिलेगा आपको फाइनल एग्जाम के अंदर भी, ठीक है। 4 × 10⁻⁻⁴ मोलरिटी पर सेकेंड, देन कैलकुलेट, कैलकुलेट करना है आपको ए पॉइंट, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, ठीक है। सेकेंड आपको सॉल्व करना है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, ठीक है, इसके बारे में निकालना है आंसर, और सी निकालना है रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, सॉल्व करो ना मेरे पर, देखो फॉलो करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में जो आपको डिस्कस किया गया है, फर्स्ट आपका रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी, सी का जो फॉर्मेशन है, सी आपका यहाँ पे क्या है प्रोडक्ट, सी क्या है आपका यहाँ पे प्रोडक्ट, तो इसका फॉर्मेशन आपको निकालना है। तो कैसे निकाला जाए भाई, ये जो रिएक्शन दे रखी है इस रिएक्शन का मुझे क्या लिखना पड़ेगा, पहले तो मुझे रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट लिखना पड़ेगा, तो रेट लिख लेते हैं अपन और फिर सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो मैं इसको यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ एक बारी, देखो यस रिएक्शन हमारी क्या थी, रिएक्शन को फिर से लिखता हूँ, रिएक्शन थी बच्चों हमारी 2A + 3B फॉर्मेशन ऑफ 5C, ये रिएक्शन थी हमारी। मैं फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ,
जहाँ पे बच्चों बी का जो कॉन्सेंट्रेशन था वो कितना दे रखा था, ये रेट ऑफ डिसअपियरेंस है, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस। डिसअपियरेंस का मतलब क्या है कि बी आपका प्रोडक्ट है, ए बी प्रोडक्ट, ए बी रिएक्टेंट है, बी भी रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करेगा टाइम के रिस्पेक्ट में, तो मैंने डिसअपियरेंस वर्ड यूज किया है, समझ में आ गया। लेकिन यहाँ पे इसका कॉन्सेंट्रेशन बच्चों पॉजिटिव में दे रखा है ना, 4 × 10⁻⁴ मोलरिटी पर सेकेंड, समझ में आ रहा है ना मेरी बात। तो मतलब यहाँ पे इसका जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखा है वो पॉजिटिव में दे रखा है, लेकिन बेटा ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन पॉजिटिव में, जो रेट है वो पॉजिटिव में दे रखा है, तो कोई इश्यू नहीं है यार, रेट तो पॉजिटिव में ही होता है ना। लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब सिर्फ होता है कि नेगेटिव का मतलब रेट डिक्रीज हो रहा है टाइम के रिस्पेक्ट में, प्लस का मतलब रेट आपका इंक्रीज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो पहला क्वेश्चन हमारा यहाँ से पूछा गया था कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी क्या होगा, सी के फॉर्मेशन के ऊपर हम बात करते हैं, तो इसका रेट बनाते हैं। पहले रेट का फॉर्मूला क्या होगा, देखो ध्यान से, यस खाते जा, देखो -1/2 इरेक्टेंट है, ठीक है, तो DA डिवाइड बाई DT, समझ में आ गया होगा कैसे लिखा मैंने, यहाँ से -1/3 DB डिवाइड बाई DT, और लास्ट में होगा आपका यहाँ से 1/5, और ये पॉजिटिव के साथ होगा DC डिवाइड बाई DT। कोई कंफ्यूजन, रेट लो मैंने पहले लिख लिया है, रेट इसका लिख लिया पूरे के पूरे गिवन रिएक्शन का, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब जो डाटा गिवन है उसको लिख लेते हैं अपन, चलो। ये दे रखा है रेट ऑफ डिसअपियरेंस, तो मैंने बोला था कि DB डिवाइड बाई DT इज रेट ऑफ डिसअपियरेंस, अरे भाई यही तो होगा, DB बाई DT इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपियरेंस, जिसकी वैल्यू बच्चों पॉजिटिव दे रखी है, क्या है, 4 × 10⁻⁴ मोलरिटी पर सेकेंड, अरे यही तो दे रखा है भाई। ये जो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल में दे रखा था वो DB बाई DT दे रखा था, ये पूरी बात समझ में आ रही है, बताइए जरा, क्लियर हो रहा है। अब पूछा क्या गया है, पूछा गया है सी के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ सी, और सी का फॉर्मेशन हम कैसे डिफाइन करें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो DC बाई DT हमें यही तो निकालना है, अरे यही तो निकालना है, हर टर्म को समझो धीरे धीरे, यही निकालना होगा आपको। यस बिल्कुल सही, अब तो इजी है निकालना, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब करना क्या है यार, क्या दे रखा है, दे रखा है DB बाई DT, निकलना है DC बाई DT, तो ये हमारा रेट लॉ था सामने, ये हमने बनाया था, तो चेक करो इसमें कौन कौन सा टर्म मैच कर रहा है। अरे निकालना है DC बाई DT, मतलब ये निकालना होगा, ये दे रखा है, इसको इससे इक्वेट कर दो बस, आ गया समझ में, इसको इससे इक्वेट करो बस, इसको इससे इक्वेट करेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ से हो जाएगा DC डिवाइड बाई DT इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5/3 DB डिवाइड बाई DT। अब सुनना, बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे सर ने नेगेटिव क्यों नहीं लिया, सर ने ये वाला नेगेटिव क्यों छोड़ दिया। अब सुनो बच्चों ध्यान से, भाई पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब सिर्फ इतना ही है कि कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है बी का, ए का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज कर रहा है, और ये पॉजिटिव का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर रहा है, नथिंग एल्स। कंफ्यूजन दूर, कंफ्यूजन दूर। पॉजिटिव नेगेटिव बच्चे बहुत सारे साथ में लेके चलते हैं, नहीं लेके चलना है। तो DC बाई DT क्या होगा, 5/3, बिकॉज रेट हमेशा पॉजिटिव, तो 5/3, अरे भाई ये निकालना है DC बाई DT, यही तो निकालना है आपको, तो 5 को मैं इधर लेके चला गया ना ऊपर, तो 5/3 DB बाई DT हो गया, और डी बाई DT की वैल्यू कितनी है, 4 × 10⁻⁴ रख दो यार सीधा, तो इसको मैं साफ कर दूं यहाँ पे, और सीधा इसकी वैल्यू को पुट करता हूँ DB बाई DT की जगह, जिसको ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, इंटू करके 4 × 10⁻⁴, बस बच्चों आ गया आंसर। ये किस में आएगा, मोलरिटी पर सेकेंड में। सॉल्व कर लेना, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें, सॉल्व कर सकते हो, 5 × 4 20 कर लेना, ऊपर नीचे 3 उसको सॉल्व कर लेना। पहला टर्म समझ में आ गया, फर्स्ट समझ में आ गया, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सी इज क्लियर। नाउ कम्स रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, क्या होगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए, तो सेकंड पे आते हैं। सेकंड पूछा गया था रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ ए का डिसअपियरेंस पूछा गया है। तो यार देखो ये भी इजी था, इसमें कुछ नहीं पूछा गया है भाई, DA बाई DT पूछा गया है, क्या पूछा गया है, DA बाई DT पूछा गया है, और DA बाई DT मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो भाई वो जो इक्वेशन बनाई थी ना, उसी इक्वेशन में से आपको टर्म निकालना पड़ेगा, जो कि जो गिवन है, गिवन डाटा है आपको बी वाला, डी बाई डी टी, उसे ही कंपेयर करना होगा। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से DA डिवाइड बाई DT दैट इज इक्वल टू 2/3 DB। देखो क्वेश्चन में जो गिवन है ना, उसी से कंपेयर करना है, बार बार उसी से ही कंपेयर करना है, समझ में आ रहा होगा। 2/3 DB बाई DT, और DB बाई DT की वैल्यू मुझे पता थी, तो यहाँ से 2/3 × 4 × 10⁻⁴, यही आएगी बेटा मोलरिटी पर सेकंड के साथ। कोई कंफ्यूजन, हो गया आपका सेकंड भी, इतना इजी था। अब पूछा रेट ऑफ रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाए, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकाला जाए यार, रेट ऑफ रिएक्शन जो डाटा गिवन है DB वाला उसी से ही निकालना है, ऐसा नहीं है कि नया निकला है उससे रिलेट करो, जो गिवन डाटा है उसी से ही निकालना है, प्लीज ये ध्यान रखना पड़ेगा। तो रेट बच्चों होगा क्या, -1/3 DA डिवाइड बाई DT, DB डिवाइड बाई DT, क्योंकि DB गिवन है,
तो यहाँ से हो जाएगा ये dB डिवाइड बाई dt, ध्यान दो -1/3 होगा, dB डिवाइड बाई dt होगा, ये तो बन गया डाटा, ठीक है। अब dy dt की वैल्यू लिख दो सीधा मल्टीप्लाई करके 1/3, यहाँ से आपका 4 × 10⁻⁴ ये आएगा बच्चों मोलरिटी पर सेकंड के अंदर। कोई कंफ्यूजन? हो गया सॉल्व? क्वेश्चन इजी था, क्वेश्चन इजी था, सभी को समझ में आ गया? यस सर। यस सर। एक क्वेश्चन छोटा सा देता हूँ, जरा करके दिखाना। सेकंड क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल में तो मजा आएगा, न्यूमेरिकल आपको मैं करना सिखाऊंगा, बाकी मैं कुछ नहीं सिखाऊंगा, न्यूमेरिकल करना सिखाऊंगा, ठीक है। ये बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ। एक क्वेश्चन दे रखा है, रेट -1/3 dc डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू 1/4 दे रखा है de डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू -1/5 d। मैं ऐसे ऐसे न्यूमेरिकल कराऊंगा कि आप देखना कितने ट्रिकी क्वेश्चंस हैं। dd डिवाइड बाई dt ये गिवन क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से बनाना है केमिकल रिएक्शन। अभी बना लोगे जल्दी से, इससे बनाना है केमिकल रिएक्शन क्या होगी बताओ। डाटा दे दिया मैंने, केमिकल रिएक्शन बताना है आपको, जल्दी से बता दो मुझे। 5a + 3c इज इक्वल टू 4e + d। बिल्कुल इजी है सर, बिल्कुल कर लिया, आपको दिख रहा है सर। यहाँ से क्या है, यहाँ से C है, C के साथ नेगेटिव लिखा है, ये रिएक्टेंट है, बस। E के साथ क्या लिखा है पॉजिटिव में, तो ये क्या होगा प्रोडक्ट होगा, लिख लो साथ में। ये A के साथ नेगेटिव लगा हुआ है मतलब ये रिएक्टेंट है, D के साथ पॉजिटिव टर्म है तो ये प्रोडक्ट, बस। जो नीचे लिखा है 1/, नीचे वो आपके कोफिशिएंट में आ जाएगा, तो क्या लिखूंगा मैं 3c + 5a, यहाँ से फॉर्मेशन हुआ 1d + 4e। कितने बच्चों को बात समझ में आई, जल्दी से बताओ। समझ में आ गया क्वेश्चन? इजी था बिल्कुल। एक क्वेश्चन घर के लिए देता हूँ, ट्राई करना, ठीक है, नहीं तो हम बताएंगे आपको कल। क्वेश्चन ये है 2a से बच्चों 2a + b फॉर्मेशन ऑफ 3c, ठीक है 3c, और यहाँ पे दे रखा है da डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू k1 a × b, ये फर्स्ट दे रखा है। dv डिवाइड बाई dt की वैल्यू दे रखी है k2 a × b, a × b, ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म में स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। dc डिवाइड बाई dt इज इक्वल टू दे रखा है k3, और यहाँ दे रखा है a × b, इस तरीके से। और आपको बताना है रिलेशन, आपको बताना है, ये प्रीवियस क्वेश्चन रिलेशन बताना है, रिलेशन बिटवीन k1 एंड k2 एंड k3, k1 k2 k3 का रिलेशन आपको बताना, ठीक है, k1 k2 k3 का रिलेशन आपको बताना है, और ये है आपके लिए होमवर्क। ट्राई करोगे, बनेगा क्वेश्चन?